एफएम रेनबो पर प्रोग्राम वाह उस्ताद और आज आप हैं प्रीति के साथ। कहते हैं संगीत हृदय का साहित्य होता है और ये वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं। संगीत भावनात्मक रूप से हमें छू जाता है, विशेषकर तब जब शास्त्रीय गायक पंडित विश्वनाथ स्वयं स्टूडियो में हो। स्वागत, अभिनंदन आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में, एफएम रेनबो के स्टूडियो में। धन्यवाद प्रीति जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। वाकई में आप उस्ताद हैं विश्वनाथ जी। और अगर हम ऐसी शुरुआत करें तो आकाशवाणी से रिश्ता आपका अनूठा, प्यारा और बहुत ही पुराना रिश्ता है। डॉक्टरेट कलाकार हैं आप और कहते हैं कि जहाँ से हमने चलना सीखा, जहाँ हमने पैरों को थोड़ा हिलाना सीखा, गले का जो मुख्य आवाज कहते हैं, आवाज भी हमने यहीं आकर के उसको सुर ताल सब में बांधा। बिल्कुल सही। यहाँ से जो आपका रिश्ता है, मैं चाहूंगी कि वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए, मेरा जन्म जो हुआ है आकाशवाणी में ही हुआ है। जी, यही मैं कह रही थी, क्योंकि ये एक पालना ऐसा है जहाँ पर वाकई में हमने सब चीजें सीखी हैं। जी, तो जब हम छोटे थे तो बड़े भाई साहब पंडित जगन्नाथ जी वो यहाँ पर पंडित नंदलाल जी के शिष्य थे। वो सीखने आते थे उनसे और प्रोग्राम भी करते थे, तो हम उनके साथ आते थे। तो उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने हमारा युवाणी में ऑडिशन कराया। और युवाणी में भी उस वक्त हमको 15 रुपए मिलते थे और 15 रुपए में मेरठ से हमको एक तरफ का टिकट हमारा आता था 1.25 रुपए का या 1 रुपए का शायद था। 1 रुपए आना, 1 रुपए जाना, 2 रुपए के हम टिकट मिलते थे हमें ट्रेन के। छोटे भाई पंडित केदारनाथ हमारे, वो भी आकाशवाणी दिल्ली में तबले के टॉप ग्रेड के कलाकार थे, वो साथ आते तबला बजाने के लिए हमारे। उस्ताद अहमद जान थिरकवा खान साहब के बेटे थे नबी जान थिरकवा, वो यहाँ पर स्टाफ में थे। रानी जी एक तबले वादक थी, वो थी यहाँ पर। बहुत पुराने बुजुर्ग जो आर्टिस्ट थे वो हमारे साथ संगत करते थे। उसके बाद रिजर्व बैंक में लंच मिलता था, तो वहाँ लंच जो था 2 रुपए का लंच मिलता था, बहुत फर्स्ट क्लास लंच। हम लंच करने जाते थे और 10 रुपया 11 रुपये हमारे बच जाते थे, तो बड़े खुश हो गए, हम बड़े ग्लैड हो गए कि 1 महीने खर्चा निकल गया और अपना रियाज करते थे। ये हमारी आय हो गई है ना। जी जी, ये हमारी इनकम है। मतलब उस वक्त भी जो कलाकारों को प्रोग्राम मिलते थे युवाणी में, तो मेरे ख्याल से 3 महीने में एक प्रोग्राम या 4 महीने में एक प्रोग्राम मिलता था। लेकिन चूंकि ईश्वरी कृपा थी हमारी आवाज़ पर, हमारे रियाज पर, हमारे उस्ताद की कृपा थी, माता पिता की कृपा थी, तो हम रियाज भी बहुत करते थे। तो हमको उस जो अधिकारी थे उस वक्त यहाँ पर, हमारे गाने से खुश होकर, कलाकार लोग खुश होकर हमको हर महीने प्रोग्राम देते थे। और युवाणी का जो हाफ एन आवर का जो बड़ा चंक होता था, उसमें हम एक एक राग एक ही साथ में गा के जाते थे। आपने राग का जिक्र किया है और युवाणी का जिक्र किया है। कहते हैं जहाँ से जिंदगी की शुरुआत होती है वहाँ से हम कुछ चीजें अपने अंदर लेकर चलते हैं। मैं चाहूंगी कोई टुकड़ा अगर आप सुनाना चाहें जब आपने शुरुआत की, जो आपके दिल के करीब हो। जी जी जी, उस वक्त मैंने यहाँ जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरी थी जी, याद पिया की आए, और कौशिक ध्वनि है जी जी, और आपके राग केदारा है, जयजयवंती है, मालकों से ये राग मैं उस वक्त यहाँ गाता था कि रात के आधे घंटे का चंग रात का होता था। तो उस वक्त ये भी एक जो ठुमरी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ जी। याद पिया की आए, याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए, ऐ राम, याद पिया की आए। क्या बात है, बहुत मीठी आवाज। आपने ट्यून किया है एफएम रेनबो प्रोग्राम वाह उस्ताद और आप हैं प्रीति के साथ। स्टूडियो में हमारे साथ पंडित विश्वनाथ जी। पंडित जी, हमने कहा था कि पहले गुरु जो होते हैं उनसे जब हम सीखते हैं तो उनके लिए बिल्कुल दिल में अलग सी जगह होती है, प्रणाम होता है एक अलग सा, और दिल से हम कहते हैं कि हाँ हमने इनसे सीखा। और आपका बचपन तो मतलब परिवार में ही आपने संगीत सीखा, क्योंकि आपके पिताजी ओम प्रकाश जी, उन्होंने आपको सिखाया और पहले गुरु वही रहे, फिर आपके भाई भी जुड़े रहे संगीत से। तो क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ऐसा था कि वैसे तो हमारे घर में जो है, हमारे जो खानदान में जो म्यूजिक जो है, अभी मेरे बच्चे जो है 5वीं जनरेशन में है, तकरीबन 250 वर्षों से हमारे यहाँ संगीत चल रहा है जी। तो उसमें मेन जो था हमारा घराना शहनाई के लिए था। पिताजी जब हमारे, आपके भाई तो शहनाई बजाते थे। जी जी जी, तो हमारे दादा परदादा जो थे देशराज जी थे, उनसे पहले भानामल जी
जी थे, देशराज जी थे, फिर हमारे दादा पंडित पूर्ण चंद्र जी थे, फिर पिताजी हमारे ओम प्रकाश जी, फिर हमारी जनरेशन आई, अभी मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पंडित जसराज जी के शिष्य हैं। जी जी। तो शहनाई के आर्टिस्ट हैं, एक बड़ा बेटा गाता है, मेरी बेटी भी गाती है, अदिति नाथ है, अभी वो लंदन में पढ़ रही है। अच्छा। हाँ, बेटा भी गाता है? बेटा भी गाता है, मेरा बड़ा बेटा, और छोटा क्या बेटा। नाम हुआ बेटे का? बड़े बेटे का मनु महाराज है, और वो पंडित जसराज जी ने ही उसको महाराज का नाम दिया। अच्छा। हाँ, अरे वाह। वैसे उसको हम मनु कहते थे प्यार से, तो इसको महाराज मनु। बच्चों का भी रुझान था मतलब संगीत में? हाँ, वो संस्कार है या कई घर का एटमॉस्फेयर है, या कुछ जीन्स हैं ब्लड के, जो वो होता है इस तरह से अंदाज में। तो अब पिताजी ने हमारी शिक्षा, हमारी गायन की शुरू की, और मेरठ में ही थे उस्ताद बंदे खां साहब सारंगी के बहुत बड़े कलाकार थे उस जमाने के। तो उनके बेटे थे उस्ताद अल्ताफ हुसैन खां साहब, वो हमारे घर आते थे हमको सिखाने के लिए। सुबह 3 बजे 4 बजे हम उठते थे, 4 बजे से 5 बजे तक वो हमको रियाज कराते थे। पास में सारे कलाकार, रमजान खान साहब, अल्ताफ हुसैन खान साहब, हमदो खान साहब, ये सब जो मेरठ अजराड़े घराने के जो उस्ताद रहे हैं मेरठ घराने के, ये वहाँ हमारी गली थी एक सारे कलाकारों की। हर घर से कभी तबले की आवाज, किसी घर सारंगी की आवाज, किसी घर से गाने की आवाज, ऐसे रियाज। हाँ, पूरा एक गली, पूरा संगीत में माहौल था। तो वो हमारे पास आते थे, 5 बजे उनकी नमाज अजान होती थी ना मस्जिद से, तो कहते अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ जी, तुम अपना देख लो। उसके बाद हम एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज करने के बाद हम, बाबा ओगरनाथ का मंदिर है मेरठ में, कैंट में, वो तकरीबन 5-7 किलोमीटर है, तो हम वहाँ दौड़ लगाते जाते, घर में डांड बैठक लगाई, एक्सरसाइज की। उसके बाद दौड़ लगाते जाते थे, वहाँ बैठ के पसीने पसीने होकर भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमको इस बार पास कर देना, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर वापस भागते हुए घर आते थे। अच्छा। और नहा धो के जो मम्मी माँ हमारी नाश्ता देती थी हमको, नाश्ता करके फिर 2-2.5 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे हापुड़ अड्डे पे। अच्छा जी। उसके बाद आके शाम को फिर हम 2 बजे करीब खाना ना खा के सो जाते थे। फिर उस्ताद आते थे हमारे पास 4 से 5, फिर वो हमको रियाज कराते थे, फिर अपना पढ़ने बैठते थे। ये रूटीन हमारा रहा। बड़ी व्यस्त लाइफ है। जी जी जी, ये बहुत व्यस्त लाइफ। उसके बाद फिर हम यहाँ आकाशवाणी में हमने ऑडिशन दिया जनरल क्लास में, तो हमारा ग्रेड हो गया। आकाशवाणी में भी आपने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ी जी जी ना? हाँ। तो टॉप ग्रेड के लिए भी आपने फिर अलग से दिया जी 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 जी, पहले तो युवाणी से थे, फिर जनरल क्लास में चले गए, जनरल कैटेगरी में बी ग्रेड हुए, फिर बी हाई हुए। फिर हमने अचानक यहाँ पर पैक्स के लिए भैया ने कहा, कलाकारों ने कहा, भाई आप जैसा पढ़ाई भी है आपके पास, आपका भाई जो पंडित जगन्नाथ जी से कहा कि पैक्स होना चाहिए ताकि वो कलाकारों को समझ सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग पढ़ लिख के आ जाते हैं सिर्फ म्यूजिक को, प्रैक्टिकल नहीं होते, तो वो ठीक से एक आर्टिस्ट सामने आ रहा है, क्या गा रहा है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको ऐसे ही लगा के चले गए। और प्रैक्टिकल आर्टिस्ट यदि पैक्स की पोस्ट पर बैठा है, उसको थ्योरी की भी नॉलेज है और गायन की भी नॉलेज है, तो सामने वाला आर्टिस्ट जो बड़ा ठीक से रेपो है, ठीक से बन जाता। तो हमने दिया ऑडिशन, तो हम पास हो गए। क्या बात है। और हमने फिर ज्वाइन किया आकाशवाणी आगरा में। 2-2.5 साल हमारा है। हमने फिर A ग्रेड का ऑडिशन दिया आपने, तो हम 6 महीने बड़ा रियाज किया वहाँ पर भी हमने। आकाशवाणी शहीद नगर कॉलोनी के अंदर हमको फ्लैट मिला हुआ था। पहली पोस्टिंग आपकी आगरा रही। हाँ, तो वहाँ पर जो स्टाफ था आकाशवाणी का, तो हम कभी लाइट चली जाती थी तो मोमबत्ती जल रही है और हम रियाज कर रहे हैं, पसीने पसीने नहा रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। आकाशवाणी के जो स्टाफ थे वहाँ पर, जो नॉन मिशन लोग थे, वो कहते देख पागल अधिकारी आया यहाँ पर, रात सुबह शाम गाता रहता है, लाइट चली जाए अंधेरे में गाता रहता है, मगर उनको तो पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही हमारी टेप आई तो हमारा सुना यहाँ पर जूरी ने, तो हमको A ग्रेड दिया तुरंत। अरे वाह, क्या बात। उसके बाद फिर हम नौकरी करने लग गए। फिर वापस हमारा दिल्ली FM पर ट्रांसफर, हमको स्पेशली बुलाया गया यहाँ पर। अच्छा। जब FM शुरू हुए थे तो FM का हमने एक इंट्रो म्यूजिक दिया, विजय दीपक छिब्बर थे हमारे साथ, दानिश इकबाल थे हमारे साथ। आए हम यहाँ रहे फिर 1-1.5 साल हम यहाँ। उसके बाद डायरेक्टेड DTPS में हमको भेज दिया गया, वहाँ रहे हम। वहाँ से फिर नेशनल चैनल हम चले गए। नेशनल चैनल से हमारा सिलेक्शन फिर ICCR के थ्रू 3 साल के लिए वेस्ट इंडीज पोर्ट ऑफ स्पेन के लिए हो गया। तो हम 3 साल के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन गए। ICCR से भी आप जुड़े हैं, और ये एक ऐसी संस्था है जहाँ से आगे विदेश जाने का रास्ता बिल्कुल खुल जाता है। और वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। जी हाँ। है ना? तो आप वहाँ पर पोस्टिंग रही, फिर आपने देश विदेश घूमा। मैं चाह रही थी कि जब आप विदेश गए तो आपकी जो पहली परफॉर्मेंस थी पंडित जी, उस पे अगर हम चर्चा करना चाहें तो कौन सी रही, कौन सा राग आपने गाया? क्योंकि विदेश में कहते हैं लोग और ज्यादा समझते हैं शास्त्रीय संगीत को, और उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छी सी विधा है, और बहुत साइलेंटली सुनते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑडियंस आपको कैसे मिले और आपकी परफॉर्मेंस हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ वहाँ पे? क्योंकि
लोग अपने देश के नहीं विदेश के थे। जी जी जी। हम लोग रशिया गए थे जी। 3 महीने का टूर था हमारा ICSR के थ्रू, और बड़े भाई साहब की शनाई थी, और भरतनाट्यम में एक शांता धनंजय थी, साउथ से थी, जी। उनका ग्रुप था। बड़े भाई साहब का जब प्रोग्राम हो रहा था वहाँ, तो फरमाइश आई कि राज कपूर का गाना, चूंकि इंडिया को बड़ा प्यार करते रशिया लोग, जी। तो राज कपूर गाना था मेरा जूता है मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी। अब जो गाना ये बजाया भैया ने शनाई में, हमने गाया, भीड़ ने तो हमको अपने कंधों पर उठा लिया, सबको इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, बहुत ज्यादा। मतलब लाग चलते थे, लेकिन थोड़ा सा एक पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए थोड़ा लाइट म्यूजिक भी माहौल रखना पड़ता है, जरूरी होता है। जी। तो वहाँ 16 स्टेट्स में हम लोगों के प्रोग्राम हुए थे। USSR था उस वक्त, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के गोरबाचोव थे, और पंडित रविशंकर जी, जितने भी टॉप के कलाकार थे उस वक्त, पूरा का पूरा करीब 400-500 आर्टिस्ट रशिया में गए थे, अलग अलग स्टेट से प्रोग्राम होते थे। वहाँ से फिर हम लोग वापस आए, तब मैं फिर वेस्ट इंडीज के लिए गया था। वेस्ट इंडीज में भी देखिए, जब पहला प्रोग्राम मेरा हुआ अक्टूबर के एंड में हम लोग गए थे, नवंबर दिसंबर जनवरी तक हमारा सेंटर शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। सेंटर का नाम था महात्मा गांधी कल्चर सेंटर। तो उस वक्त हमारी बिल्डिंग में कुछ रेनोवेशन चल रहा था, जिसमें हमको सेंटर खोलना था म्यूजिक का, और वहाँ जब हमारा पहला प्रोग्राम हुआ इनॉग्रेशन में, तो हमने एक भजन गाया था। अच्छा। वो भजन जो है ब्रिटिश पीरियड की, जो हमारे यहाँ सरकार रही है उस वक्त, तो वो बड़ा उससे सामंजस्य बैठा उस भजन का। वो भजन है हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, तुलसा मगन भयो, हरि गुण गाय के, तुलसा मगन भयो, हरि गुण गाय के। राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। तो ये जो है, जब ब्रिटिश पीरियड सरकार थी हमारे यहाँ, ब्रिटिश लोग थे, राजा कहलाते थे वो तो। जी जी जी। तो वो पालकी में बैठ के सजा के चलते थे। उस भजन में उसका जिक्र किया गया, उस पीरियड का जिक्र किया गया है। राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चले पैया पैया, साधु चले पैया पैया, चीटी बचाए के, हरि गुण गाय के, तुलसा मगन भयो, हरि गुण। इसके कई स्टेंजाज हैं। वो बिल्कुल उस ब्रिटिश पीरियड से सामंजस्य से बैठता है। तो उस वक्त वहाँ 110 बरस के जो बुजुर्ग थे, 112 बरस के जो बुजुर्ग थे, वेस्ट इंडीज पोर्ट ऑफ स्पेन के अंदर जो प्रोग्राम सुनने के लिए आए थे कैरोनी में, वो रोने लगे और आके मेरे पैरों में गिर गए। पंडित जी, आपने तो हमको अपने भजन के अंदर भारत के दर्शन करा दिए। जी। वो उनके दिलों में भारत के प्रति इतनी शिद्दत, इतना प्यार है। जब वो भारत सरकार की जो एम्बेसी बनी हुई है वहाँ, जब वो आते थे उसमें, तो जैसे मंदिर में जूते बाहर उतारते हैं, गेट पे अच्छा मत्था टेकते हैं, तब घुसते हैं मंदिर के अंदर, वो ऐसे एम्बेसी के अंदर घुसते थे। तो मैं कहने लगा, मैंने कहा यार कितना प्यार है इनके मन में। ये मन की श्रद्धा होती है, मन के भाव होते हैं। और पंडित जी, हमने आपको भी देखा कि जब आप आकाशवाणी के परिसर में आए तो पहले आपने प्रणाम किया, जब आप स्टूडियो की तरफ आए फिर आपने प्रणाम किया। तो ये भाव होते हैं और ये श्रद्धा होती है कि जहाँ से हमने शिक्षा ली, जहाँ से हमने सब कुछ सीखा, एक तरह से गुरु हो गए हमारे, और सब कुछ आगे चलने की एक राह से मिलती है हमें बढ़ने की। जी जी। बस ये है कि जब हम रेडियो सुनते थे बचपन में, तो उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, हम सोचते रहते थे कैसे देखेंगे हम इनको, रेडियो में दिखता तो था नहीं जी। तो लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान आपकी मुलाकात हुई है सबसे, है ना? तो बड़ा ईश्वर ने हम पर बड़ी कृपा की कि हमको इस फील्ड में ले आए। तो आज वो वक्त हो गया कि एक ही स्टेज पर पंडित जसराज जी परफॉर्म कर रहे हैं जी, उसी स्टेज पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं पर पंडित भीमसेन जोशी परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर हम। तो ये बुजुर्गों की और इन्हीं देवताओं की, मैं तो कहूँगा ये देवता रहे, इनकी कृपा हुई कि जो इन्होंने हमको अपनी तरफ खींच लिया। आपने ट्यून किया है FM रेनबो प्रोग्राम वाह उस्ताद। पंडित जी हमारे साथ, पंडित विश्वनाथ जी, और आकाशवाणी से रिश्ता बहुत पुराना, बहुत प्यारा। और मैं सोच रही थी बहुत सारे अवार्ड्स मिले, पुरस्कार मिले, सुरमणि नाम भी आपको दिया गया जी जी। और कोई ऐसी चाह जो आपको है अभी भी, जो पुरस्कार की एक होता है ना, ख्वाहिश होती है, और कौन सा पुरस्कार पाके वाकई में पंडित जी को लगा कि हाँ दिल एकदम भर सा गया,
और आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, कुछ ऐसा ही, खुशी के आंसू कहते हैं उसे। जब हम हैदराबाद संगीत सम्मेलन में बॉम्बे गाने के लिए गए जी, तो वहाँ हमको सुरमणि पंडित हरिप्रसाद चौरासिया के द्वारा मिला जी। तो बड़े खुश हुए हम कि इतने महान कलाकार, टॉप कलाकार, देश और विदेश के टॉप आर्टिस्ट, भगवान श्री कृष्ण के अवतार, उनके हाथ से हमको सुरमणि की उपाधि हमको दी गई। तो बड़े खुश हुए। लेकिन मेरी भाषा में या मेरी निगाह में जो पुरस्कार की जो परिभाषा है वो बताना चाहता हूँ। जी जरूर। कि जिन आर्टिस्टों को देखने के लिए मैं तरसता था, तो उस बरस जब मैं वहाँ गा रहा था, रोनू मजुमदार के बाद मेरा कार्यक्रम हुआ बनारस में संकट मोचन मंदिर के बाद मैं प्रांगण में, तो छोटा बेटा भास्कर नाथ मेरे साथ हारमोनियम में संगत कर रहा था, मेरे भाई जगन पंडित केदारनाथ जी तबला बजा रहे थे, बड़ा बेटा मेरा गा रहा था मेरे साथ। सुबह 5 बजे मेरा नंबर आया और 5 बजे मैंने ललित गाया। तो ललित मैंने ऐसे शुरू किया जैसे कि एक क्लासिकल का एक ट्रेडिशन है, उस अंदाज से शुरू करते हैं। हमने सोचा सभी सा ऐसे लगा के शुरू करते हैं, तो हमने कहा ऐसे नहीं, तो हमने करा सा ने ध ने रे ग म ध म ग रे ने सा ने रे ग म म ग मगर नोटेशन से शुरू किया, मतलब सरगम से शुरू किया हमने। पंडित जसराज जी परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की, तो राइट हैंड में साइड में वीरभद्र जी बैठे थे और बेदू जी बैठे थे, पंडित वहाँ के जो महंत थे इस वक्त। तो हम उनकी तरफ को देख के गा रहे थे कि ये खुश हो जाएंगे तो अगले बरस फिर बुलाएंगे हमको। लेफ्ट में पंडित जसराज जी खड़े हुए थे जी, और बीच में ऑडियंस बैठी हुई थी। तो विश्वम्बरनाथ मिश्रा जी जो वहाँ के महंत थे, बेदू जी कहते हैं, बेदू भैया हम उनको, तो वो हमसे इशारे में कह रहे हैं कि हमें क्या देख रहे हो, उधर देखो, हमें क्यों खुश कर रहे हो, उधर खुश करो। ये दिल से दिल की बात हो रही है। तो मैंने सोचा ये कह रहे हैं कि हमें क्यों खुश कर रहे हो, उधर देखो हनुमान जी को, उनको देख के गाओ। तो वहाँ जो देखा मैं, तो वहाँ पंडित जसराज जी खड़े हुए थे। वो परिक्रमा पूरी करते करते अपनी एक परिक्रमा की, उन्होंने 3 करनी थी उनको, तो रुक गए। लुंगी पहन रखी थी, एक हाफ बाजू का कुर्ता पहनते थे, बहुत सारी मालाएं उनके हाथ में थी। तो वो मैं तो स्टेज छोड़ दिया अपना और उनके चरणों में गिर गया जाके मैं। तो वहाँ हर हर महादेव होने लगी। तो पंडित जी ने कहा अरे बेटा स्टेज नहीं छोड़ते, ऐसे बैठ। मैंने कहा तू गाना गाओ। मैंने कहा जी गुरु जी आप खड़े हुए महाराज, मैं तो जीवन धन्य हो गया, आज आपको सामने मुझे गाने का मौका मिल रहा है, आप बैठ जाएंगे तो मेरा। तो बेचारे वहीं बैठ गए, सारी मालाएं उन्होंने मेरे गले में डाल दी जो उनके हाथ में थी। ये पुरस्कार है, ये था मेरा पुरस्कार। और मैं मतलब कितनी जगह उन्होंने मुझे दुआएं दी हैं, कितनी जगह मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो मेरा पुरस्कार तो इतने बड़े कलाकार ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो मेरा पुरस्कार बहुत खूब, बहुत खूब कि मैं आपके दिल में या किसी बड़े कलाकार के दिल में अपनी जगह बना पाऊँ, मेरा पुरस्कार। बाकी सब ठीक है जो चल रहा है। पंडित जी फिल्में कभी देखी कि नहीं देखी? हाँ, कभी समय मिला? कौन सी फिल्म देखी, क्या याद आ रहा है? फिल्म में मैंने अपने जीवन में सबसे पहला गाना गाया, वो बता दूं आपको। हाँ जी, हाँ जी। पिताजी जो थे हमारे, हमको बचपन में जो रामलीला खेलते हैं ना हम लोग, नवरात्रों में ड्रामे खेलते थे। हमारे पिताजी चौमुख आदमी थे, तबला बजाते थे, गाते भी थे, डांस भी करते थे, शनाई बजाते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे घर में गायन भी होना चाहिए, तबला भी होना चाहिए, शनाई के साथ साथ डांस भी होना चाहिए। बड़ी बहन को डांस भी सिखवाया, लेकिन शादी के बाद बेचारी वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो तबला हमारे भाई बजाते ही हैं और गाना हमारे पास है, भगवान ईश्वर ने दिया हमको। तो हमको एक टीम आती थी वहाँ से, हर जगह से, बिजनौर से, बदायूं से, सहारनपुर से, चांदपुर से, जो लोग रामलीला खेलते हैं, तो हमारी पूरी टीम को बुक करके ले जाते। तो वहाँ हम ड्रामा खेलते थे, रामलीला खेलते थे। तो उस वक्त पिताजी ने हमें गाने शुरू किए जब हमारी आयु थी 5 या 6 वर्ष, 7 वर्ष की। बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। तो वो जो गाना हमने याद किया सबसे पहले पिताजी के बिना बताए, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल भी जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास। तो ये गाना सुनाया हमने पिताजी ने, कहा हमको सुनो, ये गाना गाया। तो बड़े खुश हुए। उन्होंने हमको एक चाराने निकाल के दिए, ये लो कुछ खा के आना बेटा। चाराने की बहुत पहली थी उस वक्त। जी जी जी, चाराने की बहुत पहली थी। 2 पैसे के चने इतने सारे आए, 2 पैसे की वो संतरे वाली गोली जो चूसते थे वो आई इतनी सारी। फिर भी हमारे पास 20-22 पैसे बच गए थे। क्या बात। तो ये बहुत ही प्यारा बचपन रहा है, प्यारा बहुत अच्छा लगता है जी। तो फिल्में भी देखी हैं? पिताजी पहले हमारे फिल्म देख के आते थे। अच्छा। फिर वो हमको गाना सिखाते थे और फिर 2-3 दिन के बाद जब पक्का गाना होता था फिर दोबारा हमको पीछे दिखाने ले जाते थे कि देखो ये गाना। तो वो अच्छा, वो गीत को ऑब्जर्व करने के लिए फिल्में दिखाई जाती थी, हमको ले जाते थे पिताजी। पिताजी का दिमाग इतना शार्प था कि एक बार सुनने के बाद वो गाना उनको याद हो जाता था। ऐसे उन्होंने हमारा ब्रेन किया, क्योंकि उस जमाने में ना तो टेप रिकॉर्डर थे,
कुछ भी रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था हमारे पास, तो सिर्फ पिक्चर में जाके सुन के याद करते थे हम लोग। ईश्वर ने वो, और आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, सब मोबाइल में भर, ध्यान नहीं रहता नंबर क्या है, तो मोबाइल में ढूंढते रहते हैं। एक तो कलाकार जो मैं बताता हूँ आपको, गुलाम अली खान साहब जी। ये इतने बढ़िया आर्टिस्ट हैं कि 1000 नंबर भी हैं इनके पास, 2000 नंबर भी हैं इनके पास, तो उनके पास डायरी नहीं है, सब याद है, सारे याद हैं उनको। तो मुझसे कहने लगे जब घर पे आए थे, तो कि पंडित जी एक नंबर भी लाइए। मैंने जी अच्छा ठीक है, किसका? पिनाज मसानी का। मैं ठीक है, मैं मोबाइल में ढूंढने लगा, मेरे पास नंबर था कि नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने एक बार आंख बंद करी, याद किया, मुझे नंबर बता दिया, वो डायरेक्ट पिनाज मसानी का नंबर निकला। इतने सारे नंबर, इतने ऐसी शार्प मेमोरी होनी चाहिए कलाकार की। ये हमारा दिमाग भी कंप्यूटर है। बहुत सही कहा आपने। पंडित जी, आप से जो अब मैं पूछना चाह रही हूँ वो ये कि आपने बच्चों को भी शिक्षा दी है, बच्चों को सिखा भी रहे हैं, आपके बच्चों को भी सिखाया है आपने, और आगे जो बच्चे हैं उन्हें भी तैयार करें, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये युवाओं पर केंद्रित होता है, और बच्चों में कहीं ना कहीं ये भाव होता है कि हम कुछ सीखें, कुछ करें। तो पढ़ाई के साथ साथ ही संगीत की शिक्षा हो, चाहे नाटक की हो, या जो भी उनका इंटरेस्ट हो, वो उस तरफ जरूर जाना चाहते हैं। तो जिनका झुकाव संगीत की तरफ है, मैं चाहूंगी उनके लिए कुछ जरूर कहें आप। हाँ, विशेषकर शास्त्रीय संगीत। आजकल तो देखिए हमारे ज़माने में तो ये इतनी फैसिलिटी नहीं थी, जैसे कि यूट्यूब चैनल की फैसिलिटीज़ है, आपकी ट्यूटर की फैसिलिटीज़ है, और जितने सारे कॉम्पिटिशन्स बॉम्बे में चल गए हैं, सारे गाँव आइडिया जलसा प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे ज़माने में तो ये भी थे नहीं, तो बड़ा प्लेटफॉर्म्स बहुत, हाँ प्लेटफॉर्म बहुत है इस वक्त अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें संगीत जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जी। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, अब उसको एक समय चाहिए, उसकी बड़ा होने के लिए, एजुकेशन के लिए उसको समय चाहिए। लगभग कितनी उम्र होनी चाहिए जब वो वाकई में गला जो है वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है? सिखाने के लिए तो आप बचपन से सिखा सकते हैं बच्चे को जी। आजकल 3-3 साल के बच्चे मंत्र बोल रहे हैं, टीवी में यूट्यूब में डाल रहे हैं, लेकिन 12 साल की आयु में जाने के बाद जो आवाज है हमारी, इधर दिस साइड रहती है या उस साइड जाती है, डॉग स्टेबल मिल जाता है जी। वो डॉग में आ जाती है, बोलते हैं उसको, एक अल्फाज है डॉग में आना। तो वो मतलब जब तक 12 साल की आयु रहती है तो हमारी एक आवाज जो रहती है लड़कियों की तरह रहती है, बारीक आवाज रहती है। अच्छा। 12 साल के बाद हमारा आवाज में, जेंट्स वालों की आवाज में, फिर वो जेंट्स वाले एटमॉस्फेयर आना शुरू हो जाता है, और रियाज के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो उस वक्त हमें बड़ा ध्यान करना जरूरी है अपनी आवाज के प्रति, कि हमको कैसे रियाज करना है, कितना रियाज करना है, और कौन सा स्केल। हमारे उस्ताद को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुरुजी ने हमारे लिए क्या स्केल रखा है, ताकि वो क्या ब्रिज है किस्म से आवाज का की क्वालिटी के लिए, और आवाज के लिए जो बच्चों की जो एज है उसमें से टीनेज में जाने के लिए एक ब्रिज है 12 साल 13 साल की आयु का, उसको बड़े ध्यान से हमको क्रॉस करना है। तो उस वक्त बड़ा समझ के रियाज होगा तो हमारी आवाज बढ़िया बन जाएगी। दूसरा ये कि क्लासिकल का रियाज करते रहना चाहिए, सुर साधना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे कलाकारों की आवाज में आप देखेंगे, बहुत सारे कलाकार, बड़े बड़े मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ये आवाज का दोष है, अवगुण है। पब्लिक को, बहुत सारी पब्लिक जो है नॉन म्यूजिशियन है, कुछ आनंद के लिए म्यूजिक सुनते हैं आके, कुछ जो सुनकार है बेचारे, कुछ बोलते नहीं, फिर कुछ कि ठीक है इतना बड़ा आर्टिस्ट है गा रहा है, तो उसको कहते हैं कि शायद ये बड़ी अच्छी बात करी इसने, बड़ी खूबी है, मगर ये अवगुण है आवाज का। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए एकदम। साधना संगीत के अंदर अगर आपकी आवाज फ्लैट है तो आप जीवित हैं, और शरीर के अंदर अगर फ्लैट है तो आप हाँ, ये बहुत जरूर। आप पंडित जसराज जी का इंटरव्यू सुनिएगा, नेट पे पड़ा हुआ है जी। सुबह 4 से 5 का रियाज, 3 से बजे से 6 बजे तक का रियाज है, आपकी आवाज में सोज पैदा करता है, एक क्वालिटी पैदा करता है, देवताओं को जागृत करता है, रावों को जागृत करता है। सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक का रियाज वो आपको तैयार तो करेगा, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी, आवाज की क्वालिटी और सोच पैदा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना चाहिए रियाज, वो बहुत फायदेमंद होता है। जब आप सरगम का रियाज करें जी, यदि आप सा को सजा रहे हैं तो ऋषभ कहे मुझे भी ध्यान कर लो प्लीज, मुझे भी क्या बात। फिर गंधार वेट कर रही है कि मेरे पास कब आओगे। आपका रियाज ऐसा होना चाहिए कि सुर आपका रियाज वेट करें, मेरे पास कब आओगे। चूंकि हमारे रागों की जो बढ़त है हम सिलसिलेवार करते हैं, सा पे आते हैं, सा को सजाते हैं, नीचे बेस में जाते हैं,
फिर ऋषभ को से आते हैं, फिर गंधार को, मध्यम को, पंचम को, निषाद को, फिर जाके सा पे जाते हैं। उसके बाद थोड़ी सरगम करते हैं राग की, फिर तान फंदे करते हैं, फिर छोटा ख्याल गाते हैं। ये एक सिलसिला है राग को डेवलप करने का ये पूरा तरीका है कि ऐसे होना चाहिए। जी। तो ये बहुत जरूरी है। तो सुर साधना बहुत जरूरी है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज ये राग सीखा, कल को ये राग सीखा, वो उसमें मजा नहीं आ रहा है, ये सीख लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि चंचल प्रवृत्ति होती है ना बच्चों की। सब कुछ ले ले। हाँ, ये भी कर ले, वो भी कर ले, सारी चीजें सीख ले, सब ज्ञान ले ले। तो यहाँ ये बच्चों को जरूर कहना चाहेंगे कि जब आप करें तो ध्यान पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में रियाज करें, ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। अगर आप वाकई में संगीत को राह बनाना चाहते हैं, इस दिशा में सोचना चाहते हैं, तो फिर रियाज बहुत मायने रखता है। आपने ट्यून किया है FM रेनबो प्रोग्राम वाह उस्ताद, और स्टूडियो में हमारे साथ पंडित विश्वनाथ जी। शास्त्रीय संगीत जो है, मैं बताना चाहता हूँ, ये योग है। तो ये हमारे शास्त्रों में संगीत के अंदर है। सुर साधना क्या है? ओम का उच्चारण। तो वो हम सा पे खड़े रहते हैं, सा, ये हमारे लंग्स की एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा। सांस की एक्सरसाइज हो रही है। और वो कहते हैं आग जोर से आ, ये सारी बातें जो हैं, आवाज को कैसे लगाना है, कैसे आकार होना चाहिए, ओंकार होना चाहिए उसमें। ब्रह्म मुहूर्त से हमारा तात्पर्य है कि देवताओं को जागृत करना है, ताकि वो उन देवता क्या है, स्वर है हमारे। देखिए, आपने ईश्वर को देखा कभी? मन में महसूस किया है। जी। आप किसी से पूछ लीजिए, जो हमारे युग पुरुष रहे, उन किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर क्या है मैं बताता हूँ, जो मेरे भाव हैं, ये मेरे गुरु, ये मेरे माता पिता के भाव हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुर जो है ये दिखाई नहीं देते हैं। हम गा रहे हैं तब आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये सा लग रहा है, सा रे गा मा पा। आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन महसूस हो रहे हैं। तो ईश्वर भी हमको महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। तो सुर ही ईश्वर है। क्या बात, सुर ही ईश्वर है। बस बहुत प्यारी बात कही आज आपने। ये मेरी प्रार्थना है सारे बच्चों से, सारे कलाकारों से, जो आने वाली जनरेशन है, कि इस बात का ध्यान रखें कि आप ईश्वर को जागृत कर रहे हैं, और ऐसे जागृत करें जितने भी देवी देवता हमारे उस राग के अंदर, ऋषभ है, गंधार है, मध्यम है, पंचम है, धेवत है, निषाद है, वो सब आपके अधीन हो जाएं। जब आप उनको बुलाएं तब आपके पास खड़े रहें। क्या बात है। इतना साधना चाहिए। मैं जब रियाज करता हूँ तो मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु पंडित मणि प्रसाद जी, जो जिनसे मैंने गंडा बांध के प्रॉपर एक गुरु शिष्य परंपरा के विधिवत शिक्षा ली, या उस्ताद अल्ताफ हुसैन खान साहब, जितने भी मेरे गुरु हुए हैं, जिनसे मैंने शिक्षा ली है, तो जब मैं रियाज करता हूँ तो मेरे आसपास बैठे होते हैं वो लोग। ऐसा महसूस होता है मुझे कि वो सब यही है। हाँ, तो ऐसा जब रहेगा आपके अंदर, और वी हैव टू मेक द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे कि हम सुबह उठ के बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, फिर पूजा करते हैं, नहाते धोते, नाश्ता करते हैं, तो ऐसे ही हमको संगीत को भी अपने जीवन में डेली रूटीन बनाना चाहिए, डेली रूटीन का पार्ट बनाना चाहिए, तब जाके कामयाबी मिलेगी। नहीं तो कामयाबी नहीं हो सकते। जब मैं रियाज नहीं करता तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ छूट गया, आज अधूरा है मेरा, कुछ जीवन मेरा अधूरा। आज भी आपको ऐसा महसूस होता है? आज भी मुझे ऐसा महसूस होता। अभी मैं आपके पास आया हूँ, 2 घंटा रियाज करने के बाद पहुंचा हूँ आप तक। ये है जीवन। मतलब प्रत्येक दिन होना चाहिए, इसमें छुट्टी नहीं चलेगी, है ना? संडे की छुट्टी इसमें नहीं होती है। संडे की छुट्टी इसमें छुट्टी नहीं। और लगभग अभी कितने बच्चे आपसे शिक्षा ले रहे हैं? मेरे पास करीब 10-15 बच्चे हैं। एक्चुअली बच्चे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं सारेगामा, उम्र मेरी इतनी हो गई कि सारेगामा सिखाने का समय नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम पिकअप करते हैं, तो उनका फिर टाइम खराब हो जाता है। तो मैं उन प्रोफेशनल बच्चों को, यूनिवर्सिटी में मेरे 1-2 प्रोफेसर हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो सीखते हैं मेरे पास बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर से आते हैं, हापुड़ से कॉलेज से आते हैं, मेरठ से आते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे कई शिष्य हैं जो PhD कर रहे हैं। और जब मैं वेस्ट इंडीज में था, मेरे पास 1200 स्टूडेंट थे मेरे, उसमें सब मिक्स कम्युनिटी के थे, चाइनीज थे, फ्रेंच थे, वेस्ट इंडीज वाले थे, अफ्रीकी थे, इंडियंस थे, और उसमें से 10 या 12 स्टूडेंट बहुत बढ़िया हैं जो इस वक्त अमेरिका में गा रहे हैं। और जब अपने सिखाए हुए बच्चे बेहतर करते हैं तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती है। जी, बहुत खुशी होती है। जी जी जी। तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही आप खुश रहें, गुनगुनाते रहें, और हमसे तो यूं ही मुलाकात करते रहें। आकाशवाणी से तो आपका रिश्ता वैसे ही बहुत ही प्यारा है। जी जी। और FM रेनबो पर आने के लिए, वाह उस्ताद कार्यक्रम में आने के लिए पंडित विश्वनाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मेरे दिल की बातें सुनने के लिए, पब्लिक को सुनाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार।